एक लड़का एक ऐसी दुनिया में फिर से जन्म लेता है जहां मैजिक हर कोने में मौजूद है और हर पल में जिंदगी का रंग भरता है। और वो दिल से छोटी सी शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने का सपना देखता है। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ राज, क्योंकि उसके अंदर पानी की जादू की कमाल की ताकत छुपी है जो उसके हाथों से बहकर हर मुश्किल को छू लेती है। जल्दी ही उसको एहसास हो जाता है कि ये अजीब नई दुनिया जहां हर कदम पे खतरा छुपा हुआ है इतनी आसान नहीं है जैसे उसने सोचा था। अगर उसे इस अनजानी जमीन में जिंदा रहना चाहता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो उसे बहुत मेहनत से, दिल से और पूरी लगन से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एनिमे के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होने के बाद अब नई दुनिया में उठा था। उठने के बाद वो देखता है कि टेबल पर 2 किताबें थी, जिसके बाद वो बाहर आकर नजर देखता है। अभी वो अपनी वाटर एलिमेंट को यूज करता है, जिस वजह से अब उसके हाथ से अब पानी निकलने लगता है। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का अब रीइंकार्नेट होने से पहले अब एक जगह पर होता है जो कि हेवन की तरह लग रहा होता है। तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है, तुम्हारा नाम रियो है ना। मुझे काफी ज्यादा रिलीफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी समय के बाद कोई आया है। ऐसा बोलकर वो उसे कहता है कि माफ करना, पर तुम एक्सीडेंट में मारे गए। जिस पर रियो कहता है हाँ मुझे याद है, तो क्या तुम भगवान हो? तो वो बंदा कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें सिंपली समझाऊं तो मैं एक एंजल हूँ। या ये सुनकर रियो सोचता है कि मैं सिर्फ एक मिकाल बुलाऊंगा। तो वो अब उस एंजल से पूछता है कि मैं समझ गया हूँ, मुझे रिइंकार्नेट किया जाएगा, पर नई जिंदगी शुरू करने के बाद मुझे करना क्या होगा? तो एंजल कहता है कि तुम्हें जैसा जीना है तुम वैसे जी सकते हो, तुम्हें किसी मिशन के साथ नहीं भेजा जा रहा है। ये सुनकर रियो कहता है कि अगर मैं कैसे भी चाहे जी सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी काफी शांत हो। जिस पर वो एंजल कहता है कि ठीक है, जिसकी दुनिया के अंदर तुम्हें रिइंकार्नेट किया जाएगा उसके अंदर मैजिक भरा हुआ है। हम इस दुनिया को फी बोलते हैं और रफली फी के अंदर सिर्फ 20% इंसान स्पेल कास्ट कर सकता है और तुम सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट से कंफर्टेबल हो क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी शांति वाली जिंदगी हो। इसलिए मैं तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ रोंडो के अंदर रिइंकार्नेट कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे पास एक घर होगा और 2 महीने का राशन हो। रियो अब अपने घर के अंदर आकर खाने के आइस हाउस में देखता है। वो देखता है कि खाना तो जमा हुआ है। ये देखकर वो कहता है कि शायद से आइस मैजिक का यूज करके स्टोर किया होगा। एंजल अब उसे कहता है कि तुम्हारा घर इस तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि कोई मॉन्स्टर हमारे ऊपर इमीडिएट हमला नहीं करेगा। तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारा घर पर एक बैरियर लगाया है। हम अब देखते हैं कि रियो को जो किताबें मिली है वो उसे मॉन्स्टर के बारे में बताती है। उसकी किताबें को वो पढ़कर कहता है कि मैं ऐसे लैंग्वेज पहले कभी नहीं देखी है, पर फिर भी मैं इसी बुक को अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। इसके बाद अब वो दूसरी किताब देखता है, उसका नाम फ्लोरा कॉम्पेडियन होता है और उस किताब में मैजिक के बारे में लिखा होता है। उसके बारे में पढ़ने के बाद अब रियो बाहर आ जाता है और अब वो भी अपने वाटर एलिमेंट को यूज करने की कोशिश करता है। रियो अब ये देखता है कि उसे वाटर एलिमेंट को यूज करने के लिए सिर्फ इमेजिन ही करना पड़ता है। उसके बोल के वाटर एलिमेंट उसे करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहता है कि लेकिन फिर भी अगर मैं इनका नाम पता हो तो कितना कूल होता है। अगले सीन में वो अपने वाटर मैजिक का यूज करके अब बात तब बाहर रहा होता है, पर अब वो कहने लगता है कि लेकिन अब मैं पानी गर्म कैसे करूं? ऐसे बोलने के बाद वो बाहर आ जाता है कि और लकड़ी को घिसकर आग लगाने की कोशिश करता है, पर एक काम नहीं कर पाता है। वो अब लकड़ी घिस कर काफी थक जाता है और लेट जाता है। तभी उसे अपने सर के ऊपर सूरज दिखने लगती है। वो देख के अब उसे दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अब वो अपने वाटर एलिमेंट को बदल के फ्रीज स्पेल यूज करने लगता है, यानी कि सामने पड़ा पानी को वो फ्रीज करने की कोशिश करता है, पर वो हो ही नहीं रहा होता है। जो देख के वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। रियो को समझ आ जाता है कि अब आइस को कैसे प्रोड्यूस करना है। वो अलग अलग मॉलिक्यूल को हटाता है, उन्हें कनेक्ट करता है और हम अब देखते हैं कि वो उसे आइस बना लेता है। जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अब वो उस आइस को निकाल कर सूरज के नीचे रख देता है, जिसकी एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी चीज बन
बन जाती है और अब उसी आग का यूज करके वो अब नीचे लकड़ी में आग लगा देता है। लकड़ी में आग लगाने के बाद अब उसी पानी को भी गर्म कर लेता है। अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे पहले दिन तो काफी प्रोडक्टिव गए। वो अब सोचता है कि शायद से मैं अपने हाथ से गर्म पानी भी निकल पाऊंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने आइस को बनाया। मैजिक तो सही में जिंदगी को इजी कर देता है। चलो अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, कल मुझे काफी सारी चीजें करनी है। ऐसा बोलकर वो सो जाता है और अब अगली सुबह उठकर वो खाना खाने लगता है। वो कहने लगता है कि एंजल ने मेरे लिए 2 महीने का खाना तैयार किया है, तो इसका मतलब है कि जब मेरी सप्लाई तैयार हो जाएगी तो मुझे खुद से हंटिंग करने जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खाना इतने समय तक नहीं चलेगा। वो अब कहता है कि मुझे बाहर निकलना पड़ेगा खाना ढूंढने के लिए, पर अगर मैं बैरियर से बाहर निकलूंगा तो मॉन्स्टर मेरे ऊपर हमला कर देंगे। मेरे पास बस एक चाकू है, मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा, इसलिए लगता है कि मुझे कुछ अटैक मैजिक सीखना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जिंदगी काफी आराम से जाए और सेफ जाए, इसलिए चलो अपने नए मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अगले सीन वो सुबह पहले वाटर बॉल बनाने की कोशिश करता है जिससे वो आगे शूट भी कर पाता है, जो देख के वो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पहली अटैक सेल सक्सेस हो गई। पर अब वो देखता है कि उसकी इसी अटैक में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, जो देख के वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास और भी काफी सारे तरीके हैं। अगर वाटर बॉल काम नहीं करेगी तो मैं वाटर जेट यूज करूंगा। ऐसे बोलने के बाद वो पानी को हाई वेलोसिटी की स्टीम से निकालने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि जो पानी की धार होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, जो देखकर रियो थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने एंजल से कहा था कि मुझे आखिरी एक चीज बताओ कि मैं मैजिक यूज करूंगा कैसे। तो एंजल कहता है कि मैजिक जो फंडामेंटल है वो इमेजिनेशन है, तुम्हें जो भी मैजिक यूज करना है उसके लिए तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। जो तुम करना चाहते हो तुम्हें उसे दिमाग में अच्छे से पिक्चर करना होगा। रियो अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग है और हम लोग देखते हैं कि जो ये वाटर जेट होती है वो पहले से बेहतर होने लगती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रियो अपने हाथ से गर्म पानी भी निकाल पाता है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। अगले सीन में वो अब आसमान में आइस को क्रिएट करने की कोशिश करता है और अब वो ये करने में कामयाब हो जाता है, पर जो ये प्रोसेस थी वो इतनी भी ज्यादा तेज नहीं थी। वो कहता है कि जो आइस मैजिक है ये काफी ज्यादा बेहतर है, पर मेरा मेन गोल है कि कमाल का आइस मैजिक अटैक बनाना है, जिसे मैं आइस का लेंस बुलाऊंगा। रियो अब आइस का लेंस को यूज करने की कोशिश करता है, जिसमें वो उसे आइस को शूट करता है, पर वो आइस तो ज्यादा दूर जाती नहीं है, जो देखकर वो कहता है कि शायद से इस वाटर की तरफ फेंकना थोड़ा सा मुश्किल है। इसे उससे करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और इसकी रेंज भी काफी लिमिटेड है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़ते समय इसे यूज करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस एक बंदे को परफेक्ट बनाती है। मैं काफी प्रैक्टिस करूंगा इस चीज की। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रियो अब सभी मैजिक्स की काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और अब वो सभी मैजिक को मास्टर कर लेता है। काफी ट्रेनिंग करने के बाद अब उसका माना खत्म हो जाता है। उसे अब लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा, पर अब फिर रियो हार नहीं मानता है। वो अब काफी समय तक ट्रेनिंग करता है और अब वो आइस का लेंस का यूज करता है। वो उस आइस की टुकड़े को ज्यादा दूर तो नहीं फेंक पाता है, पर वो उसे तुरंत ही बना पाता है, जो कि पहले से तो बेहतर ही है। अगले सीन में वो अब एक डंडे को तैयार करता है, उस पर वो चाकू लगाता है और साथ में वो उस पर आइस भी लगाता है, जिससे कि वो टूट ना सके। इसके बाद रियो अब बैरियर के बाहर चला जाता है हंटिंग करने के लिए। हंटिंग करने के लिए वो अब काफी दूर तक आ जाता है और अब नदी किनारे उसे क्वार्ट्स मिल जाते हैं, जिससे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे पत्थर के साथ घिसकर आग जला सकता है। उसे अब सूरज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो अब कहता है कि चलो मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत हर्ब इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मैं घर चल जाऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो हर को कलेक्ट करने ही वाला होता है, पर तभी उसके सामने एक लेजर बोअर आ जाता है, जो देखकर रियो घबरा जाता है। दूसरी तरफ वो बोअर भी अब काफी तेज से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। ये देख के रियो अब घबरा जाता है। उसे याद आता है कि किसी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर अब वो एकदम से उसके सामने से हट जाता है, जिसकी वजह से वो बोअर अब सामने जाकर गिर जाता है, पर अब वो वापस से खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। रियो अब कहता है कि मैं कुछ करके, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मैजिक है। ऐसा बोल के बाद वो अपने आइस मैजिक को यूज करता है, फ्लोर को आइस का बना देता है, जिसकी वजह से वो जो बोअर होता है वो डरोलते हुए आइस पर फिसल जाता है। जिसके बाद अब वो रियो बर्फ के काफी कांटे
बना देता है। वहीं पर वो बोअर फिसलता हुआ उन कांटों के आकर लगता है और वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से रियो अब जीत जाता है और अब वो वापस से घर पर आ जाता है। वो अब कहने लगता है कि जो लेजर बोअर होता है वो अब ज्यादा कमजोर होता है और सबसे कमजोर से ही लड़ने में मुझे इतनी दिक्कत हुई है, तो पता नहीं मेरा बाद में क्या होगा। वो वापस से उसी किताब को पढ़ रहा होता है। वो अब कहने लगता है कि जो आखिर के किताब के 2 पेज है वो तो स्पेशल एडिशन के हैं। वो अब उस पेज को ऊपर्स ड्रैग्स के बारे में पढ़ने लगता है। वो कहता है कि ड्रग्स इतने ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी सिटी को एक अकेले आराम से हरा सकते हैं। अगर तुम्हें वो कभी देखते हैं तो भाग जाना। और अब दूसरे पेज पर अकुमा के बारे में लिखा होता है, जो कि नोट फॉलन फरिश्ता है। इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। किताब में लिखा होता है कि बस यही हो करना कि ये तुम्हें कभी मिले नहीं तो वो तुम्हारी आखिरी दिन होगा। अगले सीन में रियो अब वापस से फॉरेस्ट में आ जाता है। इतने में ही एक बड़ा सा हॉक उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर रियो को भी अब वहां से सिर लगाकर भागना पड़ता है। रियो कहने लगता है कि ये तो हॉक है, ये एयर स्लैश उसे कर रहा है, जो कि एक कमाल का एयर अटैक होता है। पर इनका जो मेन अटैक है वो अपनी ये चोट से करते हैं, जो कि काफी पेनफुल होता है। वो अब कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे भाग पाऊंगा, इसलिए मुझे फाइट बैक करना होगा। वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके ऊपर काफी सारे आइस के हमले करता है, पर वो हॉक अब सारे अटैक को डॉज करके वो करीब आ जाता है। तभी रियो अपने ऊपर एक आइस की शील्ड लगा लेता है, जिसके वजह से वो हॉक अब उससे टकरा के नीचे गिर जाता है। पर अब वो जो हॉक होता है वो वापस से आसमान में उड़ जाता है। रियो भी अब देखता है कि उसके हमले से उसकी एक आंख फूट गई है, जिसके बाद वो हॉक वहां से चला जाता है। ये देखकर रियो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैं तो एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहता था, पर ये तो कुछ और ही हो रहा है। अगले सीन में रियो कहता है कि हॉक से बचने की वजह से मैं अपने घर का डायरेक्शन ही भटक गया। वो अपने घर को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर तभी अब वो एक नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ पर वो एक नाइट को देखता है। पर उस नाइट का तो सर ही नहीं होता है और न ही उसके घोड़े का। अगले सीन में अब रियो दिखाया जाता है, जो कि जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स से लड़ा है। उसे अब अपनी ताकत को यूज करने की आदत भी हो चुकी है। वो अब पानी में जाकर काफी बड़ा ऑक्टोपस को भी हरा देता है। अब हम देखते हैं कि रियो के वाटर जेट की पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक पत्थर को भी काट देती है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे धीरे धीरे करके अब मैजिक की आदत होने लगी है। और अगले सीन में रियो उसी नाइट से लड़ने के लिए आ जाता है और रियो कहता है कि जो एंजल ने मुझे किताब दी थी उस किताब में तो इस मॉन्स्टर के बारे में जिक्र ही नहीं था। क्या ये मॉन्स्टर है भी कि सिर्फ ये कोई बिगिनर एडिशन से भी ज्यादा बेहतर है? इसके बाद उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो नाइट रियो को काफी इजिली हरा रहा होता है, उसकी आइस शील्ड तोड़ने के बाद भी। और हारने के बाद अब रियो नीचे गिर जाता है और रियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी जीत भी पाऊंगा। वैसे इसका एक कारण है जिस वजह से मैं हर रोज रात को यहाँ पे आता हूँ, तो वो ये है कि ये मॉन्स्टर मेरी ट्रेनिंग करा रहा है। इतने में मॉन्स्टर उसे वो अपने तलवार को आइस का करके दिखा देता है और अब वो उसे रियो को दे देता है। और रियो भी समझ जाता है कि वो तलवार जो उसने दी है उसे मॉन्स्टर करने के लिए दी है, और रियो होता है वो इस तलवार को ले लेता है और रियो को तलवार देने के बाद वो नाइट वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रियो अब देखता है जिस हॉक था वो अब इवॉल्व हो चुका है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। रियो भी अपने मैजिक को इतना ज्यादा मास्टर कर चुका था कि वो एक ही बार में 5 आइस बना लेता है, और वो हॉक का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो 5 आइस के स्लैब को तोड़ देता है एक बारी में। इसके बाद वो उसके पीछे पड़ जाता है। फिर एक बार और रियो शील्ड लगाता है, पर हॉक उसे फिर वापस से तोड़ देता है, जिस वजह से रियो आइसी का लेंस यूज करता है हॉक पे, पर वो हॉक उसे डॉज कर लेता है और वो हॉक अभी काफी ज्यादा तेज आवाज निकालता है, जिस वजह से रियो की शील्ड टूट जाती है। और ये देख के रियो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इसने ये कैसे किया, और हॉक उसके ऊपर एक थंडर का हमला करता है, जिससे रियो जल्दी से डॉज कर लेता है। और यहाँ पे देखते हैं कि रियो और हॉक लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ही हॉक उसकी तरफ आ रहा होता है, इतने में ही रियो उसके ऊपर कूद के और तलवार आर पार कर देता है, जिस वजह से हॉक घायल हो जाता है और रियो इस फाइट को जीत जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो हॉक नीचे गिरा हुआ था। रियो उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है हम दोनों ने अपना बेस्ट दिया, पर फिर भी तुम हार गए। मुझे पता है कि ये एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, पर तुम्हारे मिलने के बाद मैं काफी ताकतवर हो गया। फिर ब्ला 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 ब्ला, आगे जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। रियो अपनी तो पूरी बात क्या की कि तुमने जीत गए पर मैं जीता, पर तुम नहीं जीत पाए क्योंकि मैं जीत गया। और यही बात कहकर रियो अपनी तलवार उससे निकाल लेता है, जिस वजह से हॉक वहीं पे मर जाता है। अगले दिन में रियो वहां से वापस जा रहा होता है, तभी एक ड्रैगन उसके पास आ जाता है, जिसे देख के रियो
रियो काफी ज्यादा डर जाता है। उससे याद आता है कि जो ये ड्रैगन्स होते हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जब भी ये तुम्हें दिखे तो उसे देख के भाग जाओ। तभी वो ड्रैगन टेलीपैथी का यूज करके वो रियो से बात करने लगता है और रियो भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। और रियो बोलता है कि क्या ये ड्रैगन बात कर सकता है। वो ड्रैगन बोलता है कि मैंने काफी समय से टेलीपैथी यूज नहीं करी है, पर ये देख के मुझे काफी खुशी हो रही कि मेरी टेलीपैथी काम कर रही है। जिसके बाद वो रियो से कहता है कि तुमने किसी हॉक इवॉल्व को देखा जो अभी अभी इवॉल्व होके आया है। यहाँ पे रियो बोलता है कि हाँ, मैं उससे मिला तो था। क्या वो तुम्हारा कोई नौकर वोकर था? अगर था तो माफ करना, क्योंकि मैंने उसे मार दिया। ये सुन के ड्रैगन वो रियो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ड्रैगन बोलता है क्या इसका मतलब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? वैसे तो तुम्हारे पास ये एक रेयर वेपन भी है, जरा मुझे दिखाना। और ये उसे वो तलवार दिखा देता है, जहाँ पे ड्रैगन बोलता है कि ये तो फेरी किंग की तलवार है। अगर उसने वो तुम्हें ये तलवार दी है तो उसने तुम पे विश्वास करके तलवार दी होगी। जिसपे रियो उससे पूछता है कि मुझे तुमसे काफी सारे सवाल करने हैं। तभी वो ड्रैगन भी उसके सारे क्वेश्चनों को जवाब देने लगता है और देखते देखते शाम हो जाती है। उन लोग बात करने में इतने ज्यादा मजे कर रहे होते हैं कि शाम हो जाती है और ड्रैगन को वहाँ से जाना होता है। जिसके बाद वो रियो से कहता है कि अपना नाम तो बताओ। जिसपे ड्रैगन बोलता है कि मेरा नाम लुइन है, अब अगली बार मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से उड़ के चला जाता है और रियो सोचता है कि जो ये अभी हुआ वो काफी ज्यादा खतरनाक था। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरीके से ड्रैगन से बात करूंगा। लगता है इस साइंटिफिक दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एंजल को, जो कि रियो की अब स्टेटस को पढ़ रहा होता है और कहता है कि इस चीज को तो मैंने देखा ही नहीं। रियो के पास तो एक हिडन ट्रेड है, आखिर उसके पास ऐसा क्यों है? आज तक तो सिर्फ एक ही लड़की के पास एक हिडन ट्रेड थी जिसे मैंने दूसरी दुनिया में भेजा था। ये तो सिर्फ 10,000 साल पहले था। वो चीज रियो के पास भी है और जो रियो का हिडन ट्रेड है वो है अल्टरनल रियो, जिस वजह से रियो कभी बुढ़ा नहीं होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो सी फूड लेने आया था, के लिए सी के पास आया था। यहाँ पे वो एक क्रैश हुई शिप पे देखता है। पास जाने के बाद रियो देखता है कि यहाँ पे एक बंदा मरा हुआ है। तभी दूसरे साइड से एक बंदे की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि जहाँ पे ये जो बंदा होता है उसके ऊपर एक जायंट ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, जिस वजह से इसकी शिप डूब जाती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बंदा देखता है कि वो जिंदा है और वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ पे है। तभी उससे रियो दिखता है और बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि वो रियो को सेंस नहीं कर पाया था। अब वो रियो के कपड़े देखने के बाद वो समझ नहीं पा रहा होता कि रियो से वो कैसे बात करे। खैर बंदा अपने रियो को इंट्रोडक्शन देता है जहाँ उसका नाम एबल है और एबल रियो को थैंक्स करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जहाँ पे रियो कहता है कि उसने कुछ ज्यादा नहीं किया है, उसने तो बस उसे घर लाया। रियो एबल से कहता है कि दूसरी कोई भी नहीं बच पाए और एबल रियो से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जो बाकी दूसरे लोग थे वो स्मगलर्स थे, वो मारे गए तो अच्छे ही हैं। तभी एबल को भूख लग जाती है और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। एबल रियो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं है? यहाँ पे रियो कहता है कि नहीं। बोलता है कि बिना धागे के मैं नए कपड़े भी नहीं बना सकता। जहाँ पे एबल बोलने वाला होता है कि वो डायरेक्ट जाके कपड़े नहीं खरीद सकता, पर एबल चुप हो जाता है। रियो की कंडीशन देखने के बाद एबल सोचता है कि वो क्या ही खरीद सकेगा। यहाँ पे रियो कहता है कि यहाँ पे आसपास कोई लोग नहीं रहते हैं, जिसपे सुनने के बाद एबल थोड़ा हैरान हो जाता है। यहाँ पे एबल समझ जाता है कि ये फूड डायरेक्ट रियो ने हंट करके हासिल किए होंगे। जहाँ पे रियो हाँ कहता है। जहाँ पे एबल पूछता है कि रियो क्या तुम इस नाइफ को यूज करके हंट करते हो? जहाँ पे रियो बोलता है नहीं, ये बस सेल्फ डिफेंस के लिए काम आता है। और फिर रियो अपना एबल को वाटर मैजिक दिखाता है, जहाँ पे वो बताता है कि वो एक वाटर मैजिशियन है। जहाँ पे एबल सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जहाँ पे एबल बताता है कि सेंट्रल फॉर गेम्स में भी सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं। जहाँ पे रियो को याद आता है कि माइकल ने कहा था सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एबल कहता है कि फिर उसके बाद कि उसे वो कॉस्ट देखना, जहाँ पे एबल उसे वहाँ पे मिला था। फिर वो दोनों उधर की तरफ जा रहे होते हैं। जाते वक्त एबल रियो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है? जहाँ पे रियो बोलता है कि वो स्टाफ को नहीं रखता है। यहाँ पे एबल सोचता है कि रियो की स्टाफ कहीं गुम हो चुकी है, इसलिए वो ऐसी बात बोल रहा है। फिर वो आगे जाने के बाद वो बोलता है रियो से कि मैं आगे चलूंगा क्योंकि कोई मॉन्स्टर है तो मैं प्रोटेक्ट कर सकूंगा, क्योंकि एबल रियो को कमजोर समझ रहा होता है। पर रियो बोलता है कि मैं खुद से संभाल लूंगा, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। और हम लोग देखते हैं कि फिर वो लोग कोस्टल साइड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो वो डेड बॉडी थी वो वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे रियो बोलता है कि शायद कोई मॉन्स्टर या तो सी के बाहर से वो लोग यहाँ से चले गए होंगे। तभी एबल बोलता है कि मेरे को बचाने के लिए थैंक्स, वरना मेरा भी कुछ यही हाल होता है। जहाँ पे रियो बोलता है कि हाँ अब बिल्कुल लकी है मिस्टर एबल। जहाँ पे एबल बोलता है कि तुम्हें मिस्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है। तो ये सुन के बहुत शर्मनाक लगता है। जहाँ
तुम मुझे डायरेक्ट एबल कह के बुला सकते हो, जो तुम ही हो जो मेरे को बचाया है। तुम्हारे मुंह से मिस्टर कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मिस्टर एबल आप तो मुझसे काफी बड़े हैं, ऐसा रियो बोल रहा होता है। पर ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें सीधा एबल ही कह के बुलाऊंगा। फिर एबल बोलता है शुक्रिया, मैं सारे दोस्तों से मैं ऐसे ही बात करने को कहता हूँ, और कहता है कि जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिला ही नहीं। यहाँ पे फिर रियो पूछता है कि एबल अब तुम आगे क्या करने वाले होते हैं। एबल बोलता है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करनी पड़ेगी। एबल लून टाउन जाने का सोच रहा होता है, पर एबल को पता नहीं कि वो कहाँ पे है। फिर एबल रियो से पूछता है कि क्या उसका वो गार्ड बन के वो उसके साथ चलेगा। यहाँ पे रियो के लिए ये सब कुछ अचानक था। फिर एबल बोलता है कि वो उसके लिए एक जॉब की तरह है, लेकिन एबल कहता है कि वो उसे सिर्फ जॉब के लिए समझे, जिसपे आगे रियो को जाके फायदा भी होगा। एबल से रियो की हेल्प करना चाह रहा होता है। रियो थोड़ा सा सोचता है, वो एबल के साथ जाने के लिए एग्री कर देता है, जहाँ पे वो एबल से कहता है कि मुझे थोड़ी तैयारी करने के लिए टाइम लगेगा। वो लोग कल लून टाउन के लिए निकलेंगे, और एबल कहता है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। और फिर यहाँ पे रात हो जाती है और रियो एबल से कहता है कि उसे किसी को गुड बाय कहने के लिए जाना है। और एबल ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा हैरान था। फिर एबल सोचता है कि आखिर इतनी रात को कौन जग रहा होगा। रियो बोलता है कि वो इसी समय पे आते हैं, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। एबल फिर रियो को ध्यान से जाने के लिए बोलता है। रियो के जाने के बाद एबल यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि रियो ने उससे कहा था कि यहाँ पे तो कोई भी रहता नहीं है, खैर छोड़ो मुझे क्या। खैर वो अपने लव्ड वन को प्रेयर करने के लिए जा रहा होगा। और रियो फिर से उस नाइट के पास वापस आता है, और रियो बताता है कि वो कुछ समय के लिए वो रोंडो फॉरेस्ट से दूर जा रहा है, और जो नाइट होता है उसका नाम वेलन होता है। और रियो बोलता है कि वेलन ने जो भी उसे आज तक जितने भी चीज सिखाए उसके लिए थैंक्स। और आज इन्हीं के बीच में एक आखिरी प्रैक्टिस चालू हो जाती है, और हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो काफी ज्यादा थक गया था। यहाँ पे नाइट जाने लगता है, जहाँ पे रियो एक बार और थैंक्स कहता है, और हम लोग देखते हैं कि डेलन यहाँ पे एक बड़े से वाटर ऑर्क को बनाता है और वो रियो की तरफ भेजता है। और हम लोग देखते हैं कि और कुछ नहीं, एक सुंदर सा आउटफिट होता है, और रियो कहता है क्या ये मेरे लिए है? आपका एक और बार शुक्रिया। और डेलन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है, और रियो ने डेलन के आउटफिट को दिया हुआ पहन लिया था, और दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। और जो रियो ने अपना नया आउटफिट पहना होता है वो उस पर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा होता है, लेकिन रास्ते में उनको एक छोटा सा बोर मिल जाता है। तो एबल बोलता है रियो को पीछे रहने को और ऑब्जर्व करने को। वो बोर पे चार्ज करता है और एक कॉम्बैट स्किल टोटल इम्प्लीमेंट यूज करता है, जिससे बोर के पेट में एक छेद हो जाता है और वो वहीं मर जाता है, जिससे रियो इम्प्रेस हो जाता है। और वो सोचता है कि ये कौन सी स्किल है। एबल सोचता है कि एक मैजिशियन जैसे रियो ने शायद पहली बार ऐसा देखा होगा, लेकिन ये स्वॉर्ड्समैन और वेपन यूज करने वालों के लिए ये एक कॉमन है। अगली सुबह वो लोग सफर शुरू करते हैं। एबल को एक आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करता है कि मार्स में 2 लिजार्ड है। एबल सोचता है कि पानी में इनसे डील करना मुश्किल होगा, तो वो दूसरा रूट लेते हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए। जब वो अल्टरनेट पाथ पे चलते हैं, रियो को लगता है कि लिजार्ड फॉलो कर रहे हैं। वो एबल को बताता है और एबल को पता चलता है कि अब लड़ना ही पड़ेगा। और रियो बोलता है कि वो बहुत सारे तादाद में है, तो वो अपना मैजिक यूज करेगा उन्हें खत्म करने के लिए। और यहाँ एबल याद दिलाता है कि उसके पास स्टफ नहीं है, लेकिन रियो बस एक स्पेल यूज करता है और अपने आइस का लेंस से सबको मार देता है, जिसपे एबल शॉक हो जाता है। साथ में दोनों लिजार्ड फ्लॉग से निपट लेते हैं। और हम लोग देखते हैं लड़ाई के बाद एबल रियो से स्पेल के बारे में पूछता है और कहता है कि उसके जानने वाले विंड मैजिक के इन्वोकेशन में सिर्फ एक स्पेल कास्ट कर सकते हैं। और यहाँ रियो बोलता है कि शायद ये वाटर मैजिक में अलग हो। सफर शुरू करने से पहले रियो मैजिक से पानी समन करता है ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, लेकिन एबल नोटिस करता है कि रियो ने पहले वाले इंकार्टेशन से अलग कुछ किया, जिससे रियो नर्वस हो जाता है और टॉपिक चेंज कर देता है। बोलता है कि एबल को शायद गलत लग रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद एबल रियो को एक कॉइन देता है और वो इस दुनिया के पैसे को पहली बार देख रहा होता है। अब एबल एक्सप्लेन करता है कि ये ब्रॉन्ज फ्लोरिन है जो नाइट लाइटली किंगडम में यूज होता है, जहाँ लोन है। वो कहता है कि सेंट्रल प्रोविजन में हर एक अपना कॉन्वेंट करता है, लेकिन डिनोमिनेशन सेम होता है और नाइटली 10 बड़े नेशन में से एक है, बाकी 2 है दीहुई एम्पायर और हैंडलू फेडरेशन। रियो को दीहू का नाम थोड़ा अजीब लगता है, तो एबल पूछता है कि क्या उसे नेशन से कोई प्रॉब्लम है। रियो क्लियरिफाई करता है कि उसे वो नाम थोड़ा अनयूजुअल लगता है। वो कहता है कि एक नेशन का नाम उसके लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें हर जगह अपने आप को दीहू से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो थोड़ा फनी है। रियो कहता है कि वो ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहता, और एबल सोचता है कि वो ज्यादा सोच रहा है। थोड़ी देर बाद वो फॉरेस्ट बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो चल रहे होते तो एबल को एक रोप मूव
मूव होता हुआ दिखाई देता है तो वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन रियो यहाँ पे एक आइस का वॉल बना देता है जो कि रॉक को रोक देता है। एबल कहता है कि उन्होंने रॉक गोलम के नेस्ट में घुस गए हैं और अब उन्हें गिरा लिया गया है। रियो शॉक हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि रॉक गोलम ह्यूमन जैसे होते हैं, मतलब हाथ और पैरों के साथ। एबल बोलता है कि रियो को वहीं रुकने को और वो गोलम पे चार्ज कर देता है, लेकिन उसका टोटल इम्प्लीमेंट अटैक काम नहीं करता है क्योंकि वो जल्दी रीजनरेट हो जाता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। रियो कहता है कि उसके पास एक अटैक ट्राई करने का एक प्लान है और एबल ट्राई करने को बोलता है। रियो यहाँ पे 10 लेयर की आइस बना देता है और वो उन गोलम पे गिरा देता है ताकि वो इमोबिलाइज्ड हो जाए, और यहाँ पे एबल शॉक हो जाता है इतनी पावरफुल मैजिक देखकर। लेकिन रियो कैजुअली कहता है कि उन्होंने सिर्फ 2 गोलम को निकाला है, बाकी के साथ भी वही करेंगे। जल्दी ही वो ज्यादातर गोलम को खत्म कर देते हैं और सिर्फ एक बचता है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा होता है। तो रियो सोचता है कि शायद ये ग्रुप से एनर्जी लेता है और जब ये फ्लिप हो जाता है तो अर्थ से एनर्जी नहीं ले पाता। तभी एबल को उसके नीचे से एक बड़ा मैजिक स्टोन दिखाई देता है जो वो देख के खुश हो जाता है, लेकिन अफसोस से वो बाकी से भी ये कलेक्ट नहीं कर पाए। रास्ते में दोनों को एक जाइंट हिप्पो सोता हुआ दिखाई देता है और रियो पूछता है कि एबल इसे मारना चाहता है वो क्या, लेकिन एबल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो कहता है कि उसे कभी इसे पर्सनली नहीं देखा, लेकिन अचानक उन्हें कुछ वेवर आते हुए दिखाई देते हैं जिससे रियो एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि वो एक मॉन्स्टर बैटल फ्रंट रो में देख पाएगा। एबल सोचता है कि बेमोट को नुकसान हो सकता है, लेकिन रियो कहता है कि ये इतनी आसानी से नहीं हारेगा। जब वेवर्स अटैक शुरू करते हैं, बेमोट उठता है और एक जोर से स्क्रीमिंग साउंड निकालता है जो उन्हें नॉकआउट कर देता है और वेवर्स गिर जाते हैं। रियो एक्सप्लेन करता है कि ये मैजिक निगेशन यूज किया। रात में जब वो आगे जाके खाना बनाते हैं, रियो मजाक में कहता है कि एबल और बेमोट के बीच मैच हो, लेकिन एबल कहता है कि ये नहीं होने वाला। वो कहता है कि उन्हें डंजन में ऐसे ट्रैप के बारे में सुनना है जो सिमिलर इफेक्ट देते हैं, लेकिन मैजिक निगेशन यूज कभी नहीं देखा। और डंजन सुन के रियो एक्साइटेड हो जाता है और एबल पूछता है कि क्या वो उसके बारे में और सुनना चाहता है, और रियो यहाँ पे कहता है कि वो खुद एक विजिट करना चाहता है डंजन को। तो एबल बताता है कि सेंट्रल प्रोविगेंस सिर्फ एक डंजन है और लकीली जो वो टाउन में जा रहे हो उसी टाउन में वो डंजन है। रियो मजाक में पूछता है कि क्यों एबल ने ये बात छुपाई, जिससे एबल कहता है कि उसे ये बात नहीं पता था कि रियो को डंजन में इंटरेस्ट है। रियो उसे टीज करता है और पूछता है कि क्या उसने कोई और भी इम्पोर्टेंट बात छुपाई है क्या। तो एबल पूछता है कि क्या वो एल्विस और डुवारिस के बारे में जानता है क्या। रियो कहता है कि नहीं। तो एबल बताता है कि डुवारिस स्किल्ड स्मिथ होते हैं और लड़ने में अच्छे होते हैं, और लोन में कुछ है। वो कहता है कि लोन में सिर्फ एक एल्फ है जो कि बाकी वुड में सेटल है, जो कभी नहीं छोड़ा। रियो सोचता है कि ये उसके सोचने जैसा है। एबल नहीं मानता क्योंकि वो कभी आइलैंड के बाहर नहीं गया। अगले दिन रियो रास्ता लीड करता है और बताता है कि माउंटेन के उस पार एक ह्यूमन सेटलमेंट मिलेगा। एबल पूछता है कि उसे ये इन्फो कैसे मिला, तो रियो याद करता है कि ड्रैगन ने उसको सब बताया था। वो एबल को कहता है कि ये बात उसको पता ना चलने क्योंकि ये उसकी नॉलेज के सोर्स ह्यूमन काइंड से बाहर है। जब वो चल रहा होता है, अचानक से उनके पीछे से कुछ आता है और वो महसूस होता है। उसी वक्त एक जायंट ग्रीफून दिखाई देता है जिसपे एबल शॉक हो जाता है और डर से फ्रीज हो जाता है, लेकिन रियो जल्दी से अपने सैक से मीट निकाल कर हवा में फेंक देता है और ग्रीफून उसे पकड़ कर उड़ जाता है। दोनों रिलिफ्ट करते हैं क्योंकि वो बच गए। एबल कहता है कि वो कम्प्लीटली स्टंट था और रियो मानता है कि अगर वो लड़ते तो शायद नहीं बच पाते। एबल सोचता है कि वो ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बने ही नहीं है। वो कहता है कि सेंचुरी में बीमोट और ग्रीफून से मिलना बहुत ही ज्यादा कम रेयर ही मिलते हैं, तो शायद से जगह में कुछ गलत है। रियो को ये थोड़ा रूड लगता है। वो कहता है कि शायद ह्यूमन काफी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एबल सोचता है कि शायद फ्रोजन माउंटेन से उन्होंने ह्यूमन टेरिटरी से अलग रखा है। जब वो चल रहे होते हैं, रियो को याद आता है कि वीवोस ने बेथमोट पे अटैक किया था, तो वो इसी डायरेक्शन से आए थे जहाँ वो अब जा रहे हैं। जल्दी उन्हें वीवर्स अपने प्रे को खाते हुए दिखते हैं और
एबल कहता है कि वो उनसे नहीं लड़ सकते हैं। एक वीनस को हराने के लिए यूजुअली बिग एक्सपेरिमेंट एडवेंचर चाहिए होता है और फिर भी कैजुअलिटी होता है। रियो सोचता है कि अगर वो अवॉइड भी करते हैं तो रास्ते में और मिलेंगे और लड़ाई से भाग नहीं सकते हैं। वो पूछता है कि क्या वेबर को ग्रुप पे लड़ना आसान होगा और एबल एग्री करता है, सोचता है कि उसका सोर्ड वहाँ ज्यादा काम आएगा। तो रियो आगे बढ़ता है और आइस स्पाइक समन करता है और वेवर पे अटैक कर देता है और एबल उसके बाद टोटल इम्प्लीमेंट यूज करता है, लेकिन वेवर के स्क्रीम से और आते हैं। रियो ऊपर से आइस अटैक करके उन्हें गिरा देता है और एबल जल्दी से फिनिश करता है। लड़ाई के बाद वो मैजिक स्टोन कलेक्ट करते हैं। एबल कहता है कि ये कितना आसान था, ये उसको बिलीव नहीं हो रहा है और रियो पूछता है कि क्या एबल चाहता था कि लाइफ एंड डेथ बैटल हो जिससे उसकी जोर से धड़के। तभी और वेवर्स का झुंड आता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। रात हो जाती है और वो लोग टाउन पहुंच जाते हैं और एक इन में डिनर करते हैं और एबल रियो को कहता है कि उसे एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए क्योंकि उसका गिल्ड लाइसेंस उसका आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे भी काम करेगा। अगर उसके पास लाइसेंस होगा तो वो किसी और शहर में जाएगा तो उसे उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और वो रियो से कहता है कि तुम्हें याद है कि जब वो टाउन में आए थे तो उसके लिए एक सिल्वर कॉइन दिया था, वो टैक्स के रूप में उसने दिया था। और रियो इधर मजाक उड़ा के कहता है ये क्या तू यार पैसे की बात रखेगा। पर यहाँ एबल कहता है कि अगर वो गिल्ड का मेंबर बन गया तो उससे मैजिक स्टोन और मस्ट मटेरियल अच्छे दाम पर खरीदेंगे और समझाता है कि वो अल्केमिस्ट ही सही यूज कर सकते उस मटेरियल का। रियो इसमें इंटरेस्ट करने ही वाला होता है। जैसे ही पर वो कुछ और पूछने ही वाला होता है वेटर्स उनका खाना ले आती है और यहाँ पे रियो हैरान हो जाता है कि जब वो देखता है कि उसके सामने कड़ी और राइस का प्लेट रखा रहता है और रियो सोचता है कि इस वर्ल्ड में भी कड़ी राइस, और खाने पे उसे पता चलती है कि टेस्ट भी वैसे ही था जैसे वो जापान में खाया करता था। वो तुरंत ही सारा खाना खा लेता है और फिर एक और ऑर्डर करता है। अगले दिन रियो कड़ी की तारीफ कर रहा होता है और एबल से कहता है कि ये भी एक बात है जिसे एबल मेरे से बात छुपाई और भी जो सीक्रेट है वो बता दो। एबल अब थोड़ा शौक रह जाता है कि रियो सिर्फ टाउन के बारे में पूछना चाह रहा था, पर यहाँ पे एबल ऑकवर्डली कहता है कि उसे स्वीट्स पसंद नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। रियो को ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता और वो अपनी सफर जारी रखते है आगे तक। और कुछ दिन बाद वो लून टाउन पहुंच जाते हैं। जब वो सिटी के गेट पे पहुंचते हैं गार्ड एबल को पहचान लेता है और बोलता है कि सबको चिंता थी, तुम 2 महीने से गायब थे। एबल कहता है कि वो रियो की वजह से सेफली वापस आ गया। गार्ड एक्साइटली रियो के साथ हाथ मिलाता है और उसका शुक्रिया करता है कि उसने एबल की जान बचाई। फिर उन्होंने टाउन के अंदर चले जाते हैं। फिर एबल रियो से कहता है कि सीधा गिल्ड चलते और तुम्हारी गिल्ड आईडी बनवा लेते हैं क्योंकि उसके साथ होने से उसकी गिल्ड आईडी जल्दी बन जाएगी और साथ ही साथ एक बढ़िया रैंक भी मिल सकता है। वो बताता है कि नॉर्मली नए एडवेंचर को F रैंक दिया जाता है, लेकिन अगर कोई B रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक का रिकमेंडेशन दे तो वो D रैंक तक सीधा पहुंच सकते हैं। गिल्ड पहुंचते ही सब एबल को घेर लेते हैं जैसे कि कोई सुपरस्टार वापस आ गया हो और रियो ये सब देख के खुश होता है और रियो सोचता है कि वो यहाँ से थोड़ी देर चल जाता है और एबल को थोड़ी देर एंजॉय करने दे अकेले, और फ्रेश एयर लेने बाहर चला जाता है। वहाँ चलते चलते ही एक एल्फ लड़की से टकरा जाता है। उसकी पॉइंटी एयर और उसकी खूबसूरता देख के उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक एल्फ भी उसकी आउटफिट को देख के हैरान होती है और वो पहचान जाती है कि ये पेरी किंग का कोट है और कहती है कि पेरी किंग ने इसे गिफ्ट दिया होगा, इसका मतलब वो रियो को पसंद करता है। लेकिन रियो को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रही है और एल्फ कहती है कि वो बहुत जल्दी मिलना चाहिए पर अभी नहीं, फिर कभी मिलेंगे। रियो वहीं पे कंफ्यूज खड़ा था और जब एबल बाहर आता है और उसे अंदर बुलाता है फिर वो रियो को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि रियो नहीं उसकी जान बचाई है। रियो खुश हो जाता है जब सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने एबल को बचाया। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि रियो रजिस्ट्रेशन फिल कर रहा होता है और एबल कहता है कि वो रियो के लिए D रैंक रिकमेंड करेगा और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाते हैं क्योंकि एबल के टीम से किसी को भी D रैंक रिकमेंडेशन नहीं किया था, ये पहली बार था। और एबल कहता है कि रियो एक स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि फिर भी रियो को अपना स्ट्रेंथ का प्रूफ देना होगा और एबल कहता है कि वो डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट रुकने के लिए कहती है और कुछ ही देर में ट्रूमेटिक गिल्ड मास्टर युग भागता हुआ आता है। जैसे ही उसने सुना कि एबल वापस आया है, एबल रियो से मिलवाता है और उसे कहता है कि रियो को रैंक अप टेस्ट दिया जाए। रियो कहता है कि रियो को स्ट्रेंथ टेस्ट देना पड़ेगा और एबल कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिल्ड मास्टर को मानने में मुश्किल हो रहा है कि रियो भी उससे ज्यादा पावरफुल है एबल से। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एबल उसे वो सारे मैजिक स्टोन दिखाता है जो Y1 से इकट्ठा किए थे और युग लिटरली होश खो देता है। वो ये बिलीव
बिलीव नहीं कर पाता है। उन्होंने इतने ज्यादा वाइवन का अकेले हराया, लेकिन अब फिजिकली प्रूफ देखकर उसे रैंक अप करने के लिए कोई एतराज नहीं था। तब एबल उसे बताता है कि उसे किसी मॉन्स्टर अटैक करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने जो वाइवर्स मारे थे मेलेफिक माउंटेन के साउथ में मारे थे। यहाँ पे रियो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि क्या इस माउंटेन का नाम किसी खास वजह से ये रखा है। और यहाँ पे यू कहता है कि आज तक उसने किसी इंसान के बारे में नहीं सुना जिसने मेलेफिस माउंटेन को सेफली पार कर पाया हो। वो कहता है कि पहाड़ियाँ इतनी खतरनाक है कि सबसे हाई रैंक एडवेंचर भी वहाँ जाने में डरते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एबल और रियो इतिहास के पहले लोग हैं जो वहाँ से जिंदा वापस लौट के आ गए हैं। इसी वजह से वो तुरंत डिसाइड करता है कि वो किसी टेस्ट के उसे डी रैंक दे दिया जाएगा। तभी यहाँ पे एबल की पार्टी रूम में घुस जाते हैं और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो कभी एबल से मिल ही नहीं पाएंगे। और गिल्ड मास्टर उन्हें मिलने के समय के लिए रियो को बाहर ले जाता है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। एबल रियो से कहता है कि वो रिसेप्शनिस्ट डेस्क पे रुके, क्योंकि उसके बाद उसे एक खास जगह ले जाना है। उसके बाद यूग रियो को अपने ऑफिस ले आता है और रियो को बताता है कि एबल की पार्टी क्रिसमस सॉर्ड सबसे पावरफुल और फेमस पार्टी में से एक है। रियो इतना सरप्राइज नहीं होता है इस बात से, लेकिन उसे ये डाउट होता है कि वो बिना किसी टेस्ट के वो डी रैंक डिजर्व करता है। यूग उसे कहता है कि वो जानता है कि एबल कितना टैलेंटेड है, लेकिन वो भी अभी अकेले इतने सारे वाइवर्स को नहीं मार सकता। इसलिए उसे पूरा यकीन है कि उसने रियो ने उनके खिलाफ लड़ने में उसकी मदद की होगी, इसी वजह से वो डी रैंक के लिए लायक है। तभी रिसेप्शनिस्ट नीना ऑफिस में आती है सारे रजिस्ट्रेशन सामान लेके। यूग उसे कहता है कि अब वो उसका रजिस्ट्रेशन हैंडल करे, क्योंकि वो अब उसका पेपर वर्क काफी ज्यादा है जिसे वो अपना हैंडल करना चाहता है। नीना यहाँ पे अपना परिचय देती है, फिर बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना शुरू करती है और यहाँ पे वो कंफर्म करती है कि वो एक मेज है। फिर उसके मैजिक एलिमेंट के बारे में पूछती है और वो बोलता है कि मेरा वाटर एलिमेंट है। जब वो पूछती कि वो कहाँ रहता था तो रियो कहता है कि वो अब सिटी में पहली बार आया है। नीना कहती है कि वो के लिए पहले 300 दिन वो गिल्ड लोडिंग में रुक सकता है। नीना पूछती है कि क्या उसने कभी डंजन देखा है और वो कहता है कि नहीं। तो वो एक मंथली इंट्रोडक्टर डंजन इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बताती है जो नया एडवेंचरर को गिल्ड और टिप्स देता है। जब वो पूछती है कि क्या इंटरेस्टेड है, रियो एक्साइटेड में हाँ कहता है। वो कहती है कि अगला कोर्स 2 दिन बाद शुरू होगा और वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देगी। वो कहती है कि मीटिंग रूम में वो सुबह 9 बजे तक आ जाए और जब रियो हैरान होता है तो वो कहती है कि टाउन में घंटा है टाइम चेक करने के लिए। ये सुनकर नैना पेपर वर्क खत्म करती है, लेकिन जब वो कहती है कि अब असली रजिस्ट्रेशन शुरू करना है तो रियो कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे एक क्रिस्टल पे हाथ रखने के लिए कहती है और डिवाइस उसका गिल्ड कार्ड बना देता है जो वो उसको देता है। नैना उसको मुबारक देती है और वो अब ऑफिशियली एडवेंचर बन गया है। थोड़ी देर बाद एबल टाउन टूर पे रियो को ले जाता है और कहता है कि शॉपिंग के बदले में उसके लिए कुछ कपड़े और स्टाफ खरीदना चाहता है। रियो अपने कपड़ों के लिए खुश होता है, लेकिन स्टाफ के लिए बारे में क्यूरियस होता है। एबल कहता है कि हर मैजिशियन के पास एक स्टाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रियो कहता है कि किसी मैजिक के लिए उसे स्टूल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्लोज रेंज में फाइट हो तो उसके पास वो एक स्वॉर्ड भी है। जहाँ पे एबल थोड़ा हैरान हो जाता है और ज्यादा हैरान होता है कि वो उसकी जो छोटी नाइफ है वो एक बड़ी स्वॉर्ड बन सकती है। और रियो कहता है कि कपड़े और स्टाफ से ज्यादा जरूरत है उसके बेसिक इंफॉर्मेशन की। जल्दी उसे पता चलता है कि यहाँ का समय दिन, हफ्ते और महीने बिल्कुल अर्थ जैसे ही है। यहाँ तक वो लोग मैट्रिक सिस्टम भी यूज करते हैं। अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अर्थ से काफी पहले इस दुनिया में आया था और वो यहाँ के नियम बदल दिया था, इसलिए सब कुछ इतना फैमिलियर लग रहा है। तभी एबल स्टोर से वापस आ जाता है सारे सामान लेके और कहता है कि अब दिन का असली इवेंट अभी बाकी है। फिर एबल रियो को एक बड़े सीन में ले जाता है जहाँ गिल्ड के लोग एबल के वापस आने की पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग रात भर पार्टी करते हैं। और अगले दिन सुबह नीना रियो को लेने आती है ताकि उसे उसका नया स्टे लोकेशन दिखाया जा सके। उसे एक नए रूम में ले जाती है जहाँ पे पहले से ही 2 एडवेंचर रहते थे, जो कि भूरे बाल वाला लड़का जिसका नाम नील्स है और एक सुनहरे बाल वाला लड़का जिसका नाम ईटो है। दोनों उसका वेलकम करते हैं। जब नीना चली जाती है तो नील्स नीना के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि उसे वो बहुत पसंद है। ईटो उसे कहता है कि वो सपना देखना बंद करे क्योंकि उसकी औकात के बाहर है। फिर वो रियो से छोटी मोटी बातें करने लगते हैं, जैसे कि गिल्ड लॉजिंग में रहना कैसा लगता है। तभी नीना वो रूम में वापस आती है एक और नए एडवेंचरों को लेके, जो कि थोड़ा घबराया हुआ होता है, जो कि उसका नाम अमून है। ईडो कहता है कि ये लड़का बहुत यंग लगता है और अमून कहता है कि वो सिर्फ 16 साल का है। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो एडवेंचरर बनना है उसका सिर्फ एक ऑप्शन था जीने का। नीना बताती है कि
अमोन भी डंजन कोर्स में है, रियो के साथ जाएगा, जिससे दोनों एग्री करते हैं। कुछ दिनों बाद वो रियो और अमोन अपना डंजन एक्सप्लोरेशन का क्रैश कोर्स पूरा कर लेते हैं। उनके टीचर बताते हैं कि वो दोपहर में डंजन के पहले लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे अमोन घबराया हुआ होता है, लेकिन रियो उसे समझाता है कि तुम अभी से ही घबराओगे तो जब तक हम लोग डंजन पहुंचेंगे तब तक तुम काफी ज्यादा थक जाओगे। जहाँ पे टीचर पूछती कि क्या किसी का कोई प्रश्न है, जहाँ रियो पूछता है कि पहले लेवल पार करने के लिए कोई जल्दी तरीका है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसा सवाल तो एक्सपर्ट लोग भी पूछते हैं। वो कहता है कि कुछ डंजन ऐसे चेक पॉइंट होते हैं, लेकिन लोंग के डंजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इंस्ट्रक्टर सभी को शहर के बीच बड़े डंजन में ले जाते हैं। वो बताते हैं कि पूरा शहर इस डंजन के चारों तरफ बसा हुआ है। हर कुछ सालों में मॉन्स्टर की संख्या बढ़ जाती है, कभी कभी वे जमीन तक आ जाता है, लेकिन डंजन के चारों तरफ दीवार नगर में वासियों को सुरक्षित रखती है। नए एडवेंचरों को वो भरोसा दिलाते हैं कि अभी कोई बड़े खतरे की संभावना नहीं है, तो सभी लोग आराम से डंजन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब सभी पहले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि ये एक सेफ जोन है, जहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं होते। जहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहता है कि सब थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर एंट्रेंस के पास ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। यहाँ पे रियो और अमोन एक टीम बनाते हैं और कुछ देर बाद रियो को एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है। वो अमोन से कहता है कि वो मॉन्स्टर को रोकेगा और यहाँ पे अमोन उसका अंत करेगा। अमोन थोड़ा डर रहा होता है और साथ ही अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी एक सोल्जर एंट उनके सामने आता है, जिससे रियो पहचान लेता है और अमोन को समझाता है कि तुम्हें इसके गले पे वार करना होगा, जिससे वो बहुत ही आसानी से मारा जाएगा। जब तक वो आइसिकल लेंस से मॉन्स्टर को बिजी रखेगा, जहाँ पे अमोन उसका गला काट देता है और यहाँ पे ये अमोन का पहला शिकार होता है। और यहाँ पे अमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और झूम पड़ता है। और यहाँ पे रियो मॉन्स्टर से मैजिक स्टोन निकाल लेता है। उनके सबसे पहले मॉन्स्टर मारने के सफलता के निशानी के तौर पर रात को वो लोग रूममेट के साथ डिनर करते हैं, जो अपनी पहली डंजन यात्रा का जश्न बना रहे होते हैं। पर वो लोग खुश रो रहे होते हैं कि वो लोग अपने पहले डंजन में ही सोल्जर एंट को मार गिराया। जहाँ पे अमोन कहता है कि उसने तो एंट को खत्म किया, पर लेकिन असली काम तो रियो ने किया था, उसने नहीं। जहाँ पे अमोन कहता है कि वो कल सुबह डंजन जाने चाहता है, पर वो अकेले जाने में घबरा रहा होता है। तभी रियो तुरंत कहता है कि वो भी चलेगा। जहाँ पे इटो बताता है कि उसने भी सुना है कि पहले और दूसरे लेवल पे सोल्जर एंट दिख रहे, पर उसे ये नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पे एबल आ जाता है और बताता है कि जमीन के नीचे सुरंग खोद के ऊपर तक आ जाती है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि उस फेमस एडवेंचर उनके सामने खड़ा है। और यहाँ पे रियो जैसे एबल को देख के नॉर्मली बिहेव करता है, वैसे ही बिहेव कर रहा होता है। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थे। एबल सबसे कहता है कि वो रियो का ध्यान रखे, क्योंकि उसके कॉमन सेंस में थोड़ी कमी है। नील्स खड़ा होकर एबल से मिलता है और कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन, वो उसके जैसा बनना चाहता है। जहाँ पे एबल कहता है कि पहले डंजन में अच्छे से जीना सीख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियो यहाँ पे एबल से पूछता है कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो अभी अपने मिशन से वापस आया है। तभी उनकी पार्टी आ जाती है और लड़कियां बोलती है कि वो पहले गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करने नहीं गया। जहाँ पे एबल कहता है कि वो अपने नए एडवेंचरर की मदद कर रहा था। रेन जो छोटी हाइट वाली होती है, वो वारन से कहती है एबल को उठा लो। वारन जल्दी ही एबल को उठा लेता है, जहाँ पे एबल बच्चों जैसा चिल्लाने लगता है। फिर रेन यहाँ पे रियो को देखती, जिस वजह से रियो थोड़ा घबरा जाता है। जहाँ पे रियो बोलता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गड़बड़ा कर दी क्या। यहाँ पे स्ट्रेस लिया लेन को समझाती है और रियो से माफी मांगती है। जैसे ही वो लोग यहाँ से जाते हैं, ईटो और नीलस फैन बॉय की तरह उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन रियो समझ नहीं पाता कि उन्हें फाइट में क्या पसंद आया। उसे तो कुछ खास नहीं लगा, वो तो एक नॉर्मल की लगे। लिया रीन से कहती है कि रियो को भूलना ठीक बात नहीं थी, पर लीन कहती है कि वो बस एक क्यूरियस थी, क्योंकि एबल हमेशा रियो के मैजिक की तारीफ करता था। रिया भी कहती है कि वो रियो के मैजिक को लेकर क्यूरियस है। जहाँ पे एबल कहता है कि जल्दी सभी को रियो की असली कला देखने को मिलेगी, चिंता मत करो। अगले दिन रियो और अमोन फिर डंजन जाते हैं और इस बार उनका सामना मॉन्स्टर डॉग से होता है। रियो आइसिका लेंस को डॉग को रोकने में काम आ रहा था, जबकि अमोन अपनी तलवार से कुछ वो मार गिराता है। जहाँ पे रियो ब्रेक में कहता है अमोन से कि अमोन का जो शॉर्ट स्टाइल वो एबल की याद दिलाता है। अमोन उससे बताता है कि उसके टीचर का नाम कीरो है, जो राजधानी के बड़े स्कूल में ट्रेन हुए होंगे। फिर रियो सोचता है कि एबल भी वहीं पे ट्रेनिंग किया होगा। उसे ये भी लगता है कि अमोन में काफी पोटेंशियल है एक बहुत ही पावरफुल एडवेंचरर बनने का। जहाँ पे अमोन रियो के स्वॉर्ड ज्ञान से प्रभावित होता है, खास करके क्योंकि रियो एक मेज है, तभी भी वो एक स्वॉर्ड चला सकता है। रियो कहता है कि उसने अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस की थी, पर अपना स्टाइल खुद बनाया है। रियो आगे कहता है कि अमोन का थका देने वाला है, पर फ्यूचर के लिए सुरक्षित है, उसे अपनी स्टेमिना पे काम करना चाहिए। रियो कहता है कि एबल सो अपनी
स्वॉर्ड फॉर्म प्रैक्टिस करता है, जिससे पता चलता है कि प्रतिभा के साथ मेहनत भी बहुत जरूरी है। एमोन यहाँ पे मोटिवेट होता है और कहता है कि वो भी बिल्कुल मेहनत करेगा एबल की तरह। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है क्योंकि उसकी जो सोच है वो काफी बड़ी होती है। फिर वो कहता है लाइब्रेरियन से अल्केमी की बुक दिखाने को, जहाँ पे लाइब्रेरियन उसे बिगनर सेल्फ दिखाती है। जहाँ पे बुक ज्यादा होने की वजह से रियो कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ी देर बाहर आ जाता है बुक पढ़ने के लिए। तभी पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है, तो सोलर एक्लिप्स छा जाता है, लेकिन रियो बिना आंखों को बचाए उसे देखता रहता है। अचानक उसे लगता है कि कुछ गलत हो गया है, हर जगह लोग गायब हो गए हैं, पूरा माहौल एकदम से बदल चुका है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई हमला कर रहा है। जब एक तेज फायर ब्लास्ट रियो की तरफ आता है, जहाँ पे रियो जल्दी से रिएक्ट करके अपने आइस वॉल से उसे रोक लेता है। जहाँ पे रियो कुछ समझ नहीं आता कि उस पे हमला किसने किया। जहाँ पे उसकी नजर पड़ती है एक खतरनाक डीमन औरत पे, जहाँ पे स्टाइल पे चलते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। वो ह्यूमन को देख के हंसने लगती है, जैसे उसने उसे खिलौना मिल गया हो खेलने के लिए। जहाँ पे रियो को अब समझ आता है कि उसका सामना एक डीमन से हो गया है, जिसका मतलब बुक के हिसाब से वो एक खतरनाक हस्ती के से मिल चुका है, जिसने उसने कभी नहीं देखा था, जिससे वो भागना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि वो भाग नहीं पाएगा, जिससे वो डिसाइड करता है कि मुझे अब लड़ना ही पड़ेगा। जहाँ पे रियो डीमन के अटैक से पहले ही वो एक आइस शील्ड समन करता है, जो उसके फायर स्टॉर्म को ब्लॉक कर देता है, पर डीमन तुरंत अपना अटैक बदलती है और इनविजिबल विंड बुलेट चलाती है, जो कि रियो को लग जाती है, लेकिन उसका आर्मर उसे बचा लेता है। जहाँ पे डीमन थोड़ा हैरान हो जाती कि एक इंसान का आर्मर उसे कैसे झेल गया। जहाँ पे ध्यान से देखने से पता चलता है कि रियो फायर किंग का रोब पहना हुआ है। अब वो समझ जाती है कि ये कोई मामूली मेज नहीं है और वो मैजिक छोड़ के तलवार से उसका काम तमाम करने का फैसला करती है। जहाँ पे रियो भी अपना आइस स्वॉर्ड निकालता है और उसकी वार को रोक लेता है और वो डिफेंस पोजीशन में रहता है। जब वो डीमन उसके ऊपर जोर से अटैक करती है और डीमन इतनी तेज होती है कि रियो यहाँ पे बहुत मुश्किल से उसके जानलेवा वार से बच रहा होता है। जहाँ पे रियो जल्दी ही एक काउंटर अटैक करता है, जो कि 100 से ज्यादा अपना आइसिकल लेंस यूज करता है डीमन के ऊपर। जहाँ पे डीमन वो बहुत आसानी से बच जाती है। एक्लिप्स का समय वेस्ट हो रहा होता है जब डीमन बस खेल रही होती है। जहाँ पे रियो नोटिस करता है कि वो अपनी मैजिक यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा रही होती है। जहाँ पे डीमन एक फाइनल ब्लॉक के लिए उसके ऊपर जंप करती है, जहाँ पे रियो उसकी वार को बहुत आसानी से ब्लॉक करता है। जहाँ पे उसका स्ट्राइक अभी भी हैंडलेस मैन के उससे कमजोर लगते हैं, जिसने उससे तलवारबाजी सीखी है। जहाँ पे डीमन हैरान होती है और पूछती है कि वो कौन है जिसने फायर किंग का रोप और तलवार यूज कर रहा है। जहाँ पे वो डीमन एक फायर बॉल बनाती है, पर रियो यहाँ पे आइसिकल लेंस यूज करके बच जाता है। जहाँ पे डीमन यहाँ से गुस्से से पागल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो जल्दी से इस लड़के को खत्म कर देगी। और यहाँ पे वो खतरनाक अटैक कर रही होती है, पर रियो कॉन्फिडेंटली उसके हर वार को रोक रहा होता है। यहाँ पे एक पल आता है कि रियो अपना काउंटर अटैक करता है और डीमन अपना बैलेंस खो बैठती है। जहाँ पे रियो इस पल का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पे रियो आइसिकल लेंस का भरमार उसके ऊपर बरसा देता है। जहाँ पे डीमन आसपास अपनी आग की दीवार बना लेती है। जब अटैक और तेज होते हैं तो वो पत्थर की दीवार बना के बच के और सुरक्षा करने की अपने आप को कोशिश करती है। और यहाँ पे अपना रियो अपना स्टाइल चेंज करता है, जहाँ पे वो अपना हाई प्रेशर वाटर से अटैक करता है। जहाँ पे डीमन को चोट लगती है और डीमन शॉक होती है, पर धुंध के चलते हुए रियो यहाँ पे बाइंडली अटैक कर रहा होता है। तभी वो क्लोज कॉम्बैट में आ जाता है और जहाँ पे रियो अटैक करने वाला होता है तो डीमन जंप करके उसके वार को रोक लेती है और दोनों यहाँ पे हवा में टकराते हैं। और रियो देख लेता है कि जो डीमन के चोट होते हैं वो आसानी से भर रहे होते हैं। जहाँ पे एक पल में डीमन उसे बिल्डिंग में टकरा के गिरा देती है। जैसे ही वो उसका काम तमाम करने वाली होती है, तभी एक ऊपर से बबल फूटता है और गर्म पानी गिरने लगता है उसके ऊपर और वो यहाँ पे चिल्ला उठती है, क्योंकि वो जो पानी होता है वो उबलने वाले पानी से भी ज्यादा गर्म था। जहाँ पे वो एक स्टोन का शील्ड बना के अपने आप को कवर कर लेती है। तब तक रियो नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद अचानक डीमन एक पावरफुल मैजिक फ्लेम का धमाका करती है और यहाँ पे सबको जला देती है। वो रियो की तरफ बढ़ती है, पर एक्लिप्स खत्म होने ही वाला होता है और जैसे ही धूप उसके तलवार पे पड़ती है तो वो टूट जाती है। और यहाँ पे डीमन कहती है कि उनकी ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। जहाँ पे रियो कहता है यहाँ से सीधा निकल जाओ अपने घर। यहाँ पे डीमन हंसकर अपना नाम नॉर बताती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पे रियो अपना नाम बताता है। जहाँ पे रियो बोलता है कि तुम एक डीमन हो ना, सच सच बताना। जहाँ पे नॉर सुन के हैरान हो जाती है कि वो डीमन के बारे में जानता है। जहाँ पे वो कहती है कि वो रियो के साथ उसे खेलना नहीं चाहिए था, एक ही बार में उसका काम तमाम कर देना चाहिए था, लेकिन वो कहती है कि वो फिर मिलेंगे और अगली बार वो ज्यादा पावरफुल होके आएगी। और वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि रियो मुझसे पहले किसी और डीमन से मिल सकता है और कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें खत्म करने के लिए मैं ही आऊंगी। यहाँ पे रियो हैरान होता है। तभी एक्लिप्स खत्म हो जाता है
है और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रियो को सब अजीब लगता है और रियो डिसाइड करता है कि कुछ किताबें खरीद के वो रेस्ट करेगा। वो बैंक जाता है पैसे निकालने, जिससे वाइवन मार्क के स्टोन निकाल के उसने सबमिट किए थे। और जहाँ वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त वहाँ पे उसे नहीं मिलते हैं। और वो जैसे ही निकलता है तो वो देखता है कि कुछ एडवेंचर उसके दोस्त को तंग कर रहे हैं। निन्स और ईटो उन बदमाशों को कावड़ बोलते हैं, जहाँ पे उनका लीडर टेन कहता है कि डंजन में भी मॉन्स्टर ऐसे ही एकदम से हमला करते हैं। तभी रियो पीछे से उनके साथियों को हरा देता है, जहाँ पे डेन से कहता है कि उसकी बात सही है, पर उसके ऊपर भी ये बात लागू होती है। डेन उस पर पंच करने के लिए दौड़ता है, जहाँ पे रियो आसानी से बच के उसके ऊपर स्वॉर्ड का हैंडल मार देता है, जहाँ पे डेन उल्टी कर देता है और हार जाता है। जहाँ पे रियो अपने दोस्तों का इलाज करता है और कहता है कि उनका अपना स्टेमिना बढ़ाना होगा ताकि कोई भी उन्हें ऐसे तंग ना कर पाए फ्यूचर में। सबसे पहले सबको आराम करना चाहिए। जहाँ पे वो लोग पब्लिक बात जाते हैं, जहाँ पे ईडो रियो के घाव ठीक करता है और सब हैरान होते हैं कि रियो को चोट किसने पहुंचाई, जबकि रियो इतना ताकतवर है। रियो उनको डीमन के बारे में बताता नहीं है क्योंकि अभी आराम ज्यादा जरूरी है। और आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे रियो और उनकी टीम में डंजन में जाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।